हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो वीडियो है वो इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से से है और कॉन्स्टिट्यूशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति में के बारे में जो पूरा चैप्टर है वो 2 वॉल्यूम में होगा। एक वॉल्यूम में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस हैं हम उसकी चर्चा करेंगे और वॉल्यूम 2 जो है उसमें फैक्ट्स होंगे राष्ट्रपति के विषय में। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं, राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, रिमूवल कैसे किया जाएगा, क्या कार्य और अधिकार है राष्ट्रपति के, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं हिंदी में भी बताते जा रहा हूँ, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको वहाँ सामने लिखा ही हुआ है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और वीडियो देख रहे हैं तो मैं हिंदी में सारी बातें आपको एक एक करके बताते जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, तो दिक्कत नहीं होनी है आपको। आप इत्मीनान से देखें, हो सके तो कॉपी कलम लेकर बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसको नोट करते चलें। तो जैसा कि आपने देखा कि आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक पार्ट नंबर 5 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हिस्सा है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यूनियन एग्जीक्यूटिव में ये लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री हैं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत के महान्यायवादी इनको हिंदी में कहा जाता है। आगे अगर देखा जाए, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और भारत की एकता, अखंडता का यह प्रतीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं होता है पीपल, बट बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ पर ये देखिए बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे कि आम चुनाव होते हैं विधायक के या सांसद के, वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, आम जनता वोट देती है। परंतु राष्ट्रपति के इलेक्शन में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वो और प्रत्यक्ष निर्वाचन कहने का मतलब है एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग वोट देंगे ये डिसाइड एक इलेक्टोरल कॉलेज है, वो है वही लोग वोट देते हैं उसमें। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से लोग होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तो जैसे नंबर 1 में है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। अगर नंबर 2 पर यहाँ देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक भी इसका हिस्सा होते हैं। और अगर थर्ड वन देखा जाए तो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है वहां के, और पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां के, इन दोनों जगहों पर विधानसभाएं हैं और वहां के भी निर्वाचित विधायक इसका हिस्सा होते हैं। टोटल को अगर एक साथ कहा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार निर्वाचक मंडल को होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, elected members of state legislative assemblies and elected members of Delhi and Puducherry assemblies शामिल होते हैं। आगे हम चलते हैं और अब क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले इसको ध्यान में रखें कि आर्टिकल नंबर 58 में ये बात बताई हुई है। आर्टिकल 58 सेज द क्वालिफिकेशन अबाउट द इंडियन प्रेसिडेंट। क्या क्या बातें हैं? ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही इज ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज,
35 साल से ज्यादा की उम्र का होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ही इज अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और फोर्थ और लास्ट क्या है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ के पद पर न हो, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ दीज गवर्नमेंट्स। भारत सरकार में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत स्तर पर भी किसी भी लाभ के पद पर वो न हो। तो ये 4 योग्यताएं हैं जो अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। However, the office of president, vice president, governor of a state, minister for the union and for any state would not be deemed to be holding an office of profit। अब लाभ का पद क्या है? जैसा कि अब हमने कहा कि राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद जो है वो क्या है, इसको जान लीजिए। वैसे सभी पद जहां से आपको वेतन, भत्ते, आवास, वाहन की सुविधा लगातार मिल रही है, वो लाभ का पद है। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य विधानसभा में जो मंत्री हैं ये लोग, इन सबों को लाभ के पद से अलग रखा गया है। ये सारे पद जो हैं वो समाज सेवा के लिए समझे जाते हैं और इनको लाभ के पद के परिभाषा से अलग रखा गया है। आप एक बार फिर से यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है, ये सारे पद लाभ के पद से अलग। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन आर्टिकल 54, आर्टिकल नंबर 54 में इसके बारे में दिया हुआ है, provides for indirect election of president through an electoral college consisting of, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें ये लोग शामिल होंगे। कौन कौन से लोग, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सभी सांसद, केवल निर्वाचित, मनोनीत भी होते हैं लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नहीं होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सांसद, राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। आगे अगला आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 55, मैनर ऑफ इलेक्शन, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, इसकी चर्चा करता है। The election of the president is held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable voting system। कहने का मतलब ये हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए करवाया जाता है। 2-3 बातें जो इसमें बेसिकली आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि में 3 विधियां हैं, उन तीनों विधियों को आपको याद रखना और वो तीनों विधियां एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पहली बात है कोटा सिस्टम। पहली बात जो है वो है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब है आधे से अधिक वोट आने चाहिए, आधे से अधिक वोटों की प्राप्ति होनी चाहिए, तो कोटा सिस्टम हो गया। दूसरी जो बात है वो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली या व्यवस्था। और तीसरी जो बात है वह है प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम, अनुपातिक मतदान प्रणाली। इन 3 विधियों का एक साथ इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के चुनाव को करवाया जाता है। कोटा सिस्टम बता दिया मैंने, उसका मतलब होता है आधे से अधिक मत मिलने चाहिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का अर्थ है कि हर राउंड के काउंटिंग के बाद जिस व्यक्ति के वोटों की संख्या सबसे कम होगी वह हार जाएगा और उसके वोट अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, तो इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। और तीसरा प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम का मतलब है अनुपातिक मतदान प्रणाली। इसमें पूरे देश के सांसद और पूरे देश के विधायक के मत
की जो वैल्यू है, तो सांसदों के मत की वैल्यू एक समान और विधायकों के मत की वैल्यू एक समान की जाती है फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके। इससे फायदा यह है कि कोई भी सांसद देश के किसी भी हिस्से का हो, उसके मत का वैल्यू एक समान होता है, और कोई भी विधायक चाहे वो किसी राज्य का हो, उसके भी मत का वैल्यू एक समान हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आज भी जो पुरानी मतलब व्यवस्था थी जिसमें कागज का बैलेट इस्तेमाल किया जाता था, उसी प्रक्रिया के द्वारा आज भी राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 61, जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट से संबंधित है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है, हिंदी में महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाने का केवल एक ही आधार हो सकता है, और वो आधार है संविधान का उल्लंघन। केवल इसी आधार पर अगर राष्ट्रपति के किसी कृत्य से या किसी कार्य से संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। अगर इसके बारे में अच्छे से देखा जाए तो इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। इम्पीचमेंट जो है या महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक क्यों है? अर्धन्यायिक इसलिए है क्योंकि न्याय करना न्यायालय का कार्य है, लेकिन जब यह कार्य संसद करती है तो इसे अर्धन्यायिक कहा जाता है। संसद की अर्धन्यायिक शक्ति है यह। तो इस चीज को याद रखना है कि इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला जो फैक्ट है इसके बारे में, द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट का केवल एक ही आधार हो सकता है और वो है संविधान का उल्लंघन। नेक्स्ट, the charge against the president may be initiated in any house of the parliament. The charge must be in form of a proposal contained in a resolution. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। The notice for moving a resolution must be signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house. जिस भी सदन में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों की लिखित सहमति होनी अनिवार्य है। इसके बाद राष्ट्रपति को इसके लिए 14 दिनों का एक नोटिस पीरियड भी दिया जाता है। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। The resolution must be passed by a majority if not less than 2/3 of the total membership of the house. सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश होने के बाद उसे सदन की 2/3 बहुमत से पारित करवाना होता है। 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी से पारित कराना होता है। आफ्टर द charge is so preferred, it is investigated by the house. The president has the right to appear and be represented in such investigation. राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह अपने पक्ष में जो भी वो कहना चाहे वो सदन में आकर खुद कह सकता है, या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से अपनी बात वहां सदन तक पहुंचा सकता है। If after investigation the house passed the resolution by 2/3 majority, and if the other house also passes this resolution by the same majority, the effect of resolution would be that the president shall removed from his office the date on which the resolution is passed. इसको ऐसे समझ लीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद के किसी भी सदन से आरंभ हो सकती है, एक। नंबर 2, जिस भी सदन में यह प्रस्ताव आएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों की लिखित सहमति अनिवार्य है। नंबर 3 में राष्ट्रपति को 14 दिनों का एक नोटिस पीरियड दिया जाता है ताकि उनको यह बता दिया जाए कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाने वाली है। नंबर 4, प्रस्ताव के सदन में आने के बाद उस पर चर्चा होती है और मतदान होता है। मतदान में 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ता है। पारित हो जाने के बाद वह प्रस्ताव दूसरे सदन या दूसरे हाउस में जाता है
वह दूसरा हाउस या तो लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है। दूसरे हाउस का कार्य है कि उस प्रस्ताव की, उस आरोप की जो राष्ट्रपति पर लगाया गया है उसकी जांच करने हेतु एक समिति की स्थापना करे और वह समिति उसकी जांच करती है। अगर जांच में यह प्रस्ताव या आरोप सही साबित होता है तो फिर दूसरे सदन में उस पर मतदान होता है और वहां से भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करवाया जाता है। दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होते ही यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो चुका है और उसका निष्कासन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये पूर्ण एक प्रक्रिया है महाभियोग की। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल है। भारत का इतिहास अब तक ये रहा है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। आगे हम चलते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हो सकता है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका अधिकार या कार्यपालिका शक्ति क्या है राष्ट्रपति की, इनके बारे में। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। द एग्जीक्यूटिव पावर डज नॉट ओनली मीन द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो पावर्स टू कैरी द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि हमने आर्टिकल 53 में देखा था, राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति के कई अधिकार हैं और उन अधिकारों का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है। एक एक करके सबको देखते चलते हैं। However, it is evident that the president is not free to use his power. Rather, he acts on the advice of Council of Minister. राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष तो है, प्रमुख तो है, परंतु वह अपने अधिकारों का उपयोग स्वयं से नहीं करता है। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। The executive powers of the president include administrative power and military powers. प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास हैं वो भी उसके एग्जीक्यूटिव पावर का ही हिस्सा है। कई अलग अलग किताबों में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मिलिट्री पावर को अलग अलग करके दिखाया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मिलिट्री पावर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी एग्जीक्यूटिव पावर के ही हिस्से हैं, कार्यपालिका अधिकार के ही हिस्से हैं। Administratively, the president may not discharge any function as there are ministers responsible for such an act. This way, president become a formal head and action is taken in his name. अगर प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति स्वयं से कोई कार्य नहीं करता है, वह मंत्रियों की सहायता से यह कार्य करता है और मंत्री इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। हालांकि अंतिम रूप से अप्रूवल राष्ट्रपति ही देते हैं और ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह कार्य राष्ट्रपति के नाम से हुआ है। The administrative power also include the power of appointment and remove the high dignitaries of the state. राज्य के उच्च पदों पर नियुक्तियां और निष्कासन से संबंधित अधिकार भी राष्ट्रपति के कार्यपालिका अधिकार का ही हिस्सा है। राष्ट्रपति कई अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है और उनमें से कई अधिकारियों का निष्कासन भी करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, other ministers of the union, attorney general, comptroller general, judges of supreme court, judges of high court, राज्यों के राज्यपाल, कोई भी कमीशन जो वाटर सप्लाई से संबंधित हो, वित्त आयोग, यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स में, इलेक्शन कमीशन में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रक्षा के लिए स्पेशल कोई ऑफिसर अगर रिक्रूट करना है, और बहुत सारे कार्य हैं ऐसे जो राष्ट्रपति करता है और बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन सब में हमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की अनुमति का अर्थ है या राष्ट्रपति की सहमति का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति ने उस कार्य को किया है, वह स्वयं नहीं करता है। In making some of the appointment, the president is required to consult person other than his ministers as well. Thus, in appointing of the judges, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट में, the president shall consult the chief justice as he may deem necessary according to article 124 का 2। जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति
जिनसे भी और भी अगर चाहे तो उनसे सलाह वो ले सकता है। द प्रेसिडेंट शैल ऑल्सो हैव द पावर्स टू रिमूव, प्रेसिडेंट के पास निष्कासन की शक्ति भी है और उनमें से जिन लोगों को वो अपॉइंट करता है उनमें से बहुत सारे को वो रिमूव भी करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं विधायिका अधिकार, लेजिस्लेटिव पावर्स। Summoning, prorogation, dissolution. Indian President shall have the power to summon, to prorogue and of the House of Parliament and to dissolve the lower house according to Article 85. संसद के सत्रों का आह्वान और अवसान, आह्वान मतलब बुलाना, अवसान मतलब उसको समाप्ति की अनाउंसमेंट करना, ये दोनों कार्य राष्ट्रपति करते हैं। He also have the power to summon a joint sitting of both houses of parliament. संसद के संयुक्त सत्र, संयुक्त अधिवेशन के लिए भी कॉलिंग का काम राष्ट्रपति स्वयं ही करते हैं। इसको अगर ऐसे कहा जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की उद्घोषणा और उसके समापन की उद्घोषणा ये दोनों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग। द ओपनिंग एड्रेस, संसद का सत्र जब आरंभ होता है तो उसमें पहला अभिभाषण जो है, हर वर्ष का पहला अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी राष्ट्रपति पहली बार संसद के निर्वाचित होकर आए सदस्यों को संबोधित करते हैं, आर्टिकल 87 है ये। द राइट टू सेंड मैसेजेस, ये आर्टिकल 86 में है। राष्ट्रपति सदन को कोई भी सूचना, मैसेज या कोई नोट, इस तरह की बात, अपनी बात जो वो कहना चाहते हैं वो मैसेज के जरिए वहां तक पहुंचा सकते हैं। नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द हाउस, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। लोकसभा में जो 2 लोग नॉमिनेट होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं और राज्यसभा में जो 12 लोग होते हैं वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों के महारथी होते हैं, उस क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑल्सो एम्पावर्ड टू नॉमिनेट not more than 2 members of the House of the People from the Anglo-Indian community if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately, वही बात जो ही बता रहे थे कि अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है लोकसभा में तो राष्ट्रपति ऐसे 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। लेइंग रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज ब्राउट इन। हाँ, तो ये है कि राष्ट्रपति जो हैं उनका ये भी अधिकार है कि वो कई सरकारी विभागों के जो रिपोर्ट्स होते हैं, ईयरली एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं, उनको राष्ट्रपति पार्लियामेंट सदन के पटल पर रखवाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, लेइंग रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट विथ पार्लियामेंट ऑल्सो थ्रू हिज पावर एंड स्टडी टू केस कॉज सर्टेन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति का अधिकार है विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के सरकारी रिपोर्ट है, जैसे कैग का रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट को भी राष्ट्रपति ही संसद के पटल पर रखवाते हैं। ये उनका दायित्व है और अधिकार भी है। अगला अगर देखा जाए तो सैंक्शन टू लेजिस्लेशन, किसी भी विधेयक को, विधेयक समझते हैं, विधेयक को हिंदी में हम लोग कहते हैं बिल, और विधेयक पर जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो हो जाता है एक्ट, हिंदी में अधिनियम। तो कोई भी विधेयक जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिली है, उनका रिकमेंडेशन नहीं हुआ है, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो किसी भी कानून को बनने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन या राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। आगे देखें, वीटो पावर के बारे में अब बात करते हैं। राष्ट्रपति का वीटो पावर, देखिए ऐसा है कि वीटो एक्चुअली 4 प्रकार के होते हैं, जो अगर आप देखें तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है उनको 4 प्रकार के वीटो हैं, लेकिन भारत में वीटो 3 ही प्रकार के होते हैं। वीटो होता क्या है, ये जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक उनकी अनुमति या सहमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं
पहला है कि ही एसेंट टू द बिल, उस विधेयक को वो अपनी सहमति दे सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, ही विथ होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, उस विधेयक पर या बिल पर अपनी सहमति को विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और तीसरा क्या है, ही मे इन द केस ऑफ बिल्स अदर देन मनी बिल रिटर्न अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस विथ और विदाउट अ मैसेज सजेशन अमेंडमेंट्स। राष्ट्रपति किसी विधेयक को, अगर वो मनी बिल नहीं है, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो उस विधेयक को वापस सदन को वापस कर सकते हैं कि उस पर पुनः विचार किया जाए। फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक उनकी सहमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकते हैं। दूसरा विकल्प, अनुमति रोक सकते हैं। और तीसरा विकल्प, अगर वो विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसे सदन को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो धन विधेयक है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। अ मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होती है। आगे चलते हैं। If the bill is passed again by both houses of parliament with or without amendment and again presented to the president, it would be obligatory upon him to declare his assent to it, Article 111। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट में बात किया था कि अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उसको वापस पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अगर पुनर्विचार हेतु सदन के पास आया और सदन ने उसमें संशोधन किया या नहीं भी किया, इन दोनों ही स्थितियों में वापस जब विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आएगा तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने हेतु बाध्य होंगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु सदन को भेज सकते हैं। दोबारा विधेयक आने पर उनको अनुमति देनी ही होती है, चाहे विधेयक संशोधन का वो संशोधित रूप हो या विधेयक का पुराना वाला रूप ही क्यों ना हो। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं वीटो के प्रकार, टाइप्स ऑफ वीटो। अभी हमने देखा कि विधेयक पर राष्ट्रपति के पास विकल्प क्या क्या है। तो एक विकल्प था कि वो उन्होंने अनुमति दे दी, दूसरा विकल्प था कि अनुमति रोक ली। अब अनुमति जब रोकते हैं उसमें ये फिर वीटो का यूज करते हैं। कौन कौन से वीटो हैं, तो अगर अमेरिकन राष्ट्रपति की बात की जाए तो अमेरिकन राष्ट्रपति के पास 4 वीटो के अधिकार है। कौन कौन वो है, एब्सोल्यूट वीटो मतलब पूर्ण वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। जबकि भारतीय राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो भारत में राष्ट्रपति के पास 3 वीटो के अधिकार हैं। 3 वीटो के अधिकार कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो है वो है एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो। दूसरा जो है वो है स्थगनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और तीसरा है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इन तीन प्रकार के वीटो अधिकारों का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी सहमति देने से मना कर दिया, पूर्ण रूप से एब्सोल्यूटली उसे डिनाई कर गए, मना कर दिया, एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब स्थगनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो कहने का मतलब है विधेयक कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। जब पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस सदन के पास भेज देते हैं तो उसमें काफी वक्त लग जाता है फिर से, और वो वहां पर उसको सस्पेंसिव वीटो का वो उदाहरण हो जाता है। तीसरा जो है वो है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। इसके बारे में कहा जाता है कि जब लोकसभा का कार्यकाल अब अपनी समाप्ति की ओर है और उस समय सरकार जल्दी जल्दी कुछ अधिनियम बनाना चाह रही है और उसमें अगर राष्ट्रपति को कुछ गड़बड़ लगे तो राष्ट्रपति उस संबंध में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में अब तक के इतिहास में एक बार राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्टल विधेयक के ऊपर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, जो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पेश किया गया था। अब हम लोग आ गए हैं राष्ट्रपति के एक अगले अधिकार जिसका नाम है ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर। आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। आप पहले ये जानें कि अध्यादेश क्या होता है, अच्छे से सुने। अध्यादेश जो है एक तात्कालिक कानून है। अध्यादेश एक टेम्पररी एक्ट है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है,
तो जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों, उस वक्त अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, अब यह अध्यादेश जो है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होगी और इसका असर क्या होगा? तो एक अध्यादेश का असर एक सामान्य कानून की तरह ही होता है। अध्यादेश में उतनी सारी शक्तियां होती हैं जो किसी सामान्य कानून में होती हैं। अध्यादेश की वैलिडिटी कब तक होती है? तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। अध्यादेश की वैलिडिटी जो है अगले सत्र के आरंभ होने के डेट से लेकर के 6 सप्ताह के बीच की होती है। उदाहरण स्वरूप, अगर संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया है और अगला जो सत्र आने वाला है वो मानसून सत्र होता है, तो बजट सत्र और मानसून सत्र के बीच में अगर कोई अध्यादेश जारी हुआ है तो उस अध्यादेश की वैलिडिटी मानसून सत्र के आरंभ होने की तिथि से लेकर के 6 सप्ताह तक होगी। और अगर 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को सदन ने पारित कर दिया तब वो अध्यादेश उसी प्रकार कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा, और अगर नहीं पारित हो पाया तो वो रद्द समझा जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ये हो गया अध्यादेश का पावर। अगला जो राष्ट्रपति का अधिकार है वो है पार्डनिंग पावर, क्षमादान का अधिकार। हम सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति जो है उनके पास क्षमादान का अधिकार है, और सभी न्यायालयों से सजा मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति चाहे तो राष्ट्रपति के पास माफी हेतु अपील कर सकता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार, आर्टिकल 72 के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन who have been tried and convicted of any offense in all cases where the punishment or sentence is for an offense against a union law, offense by a court martial जिसको मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, and the sentence of death। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किन किन विषयों में राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। तो ये आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति 3 विषयों से संबंधित मामलों में क्षमादान का अधिकार रखता है। कौन कौन? पहला, वे सभी कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए, केंद्रीय या फिर संघ सूची के विषयों से संबंधित किसी कानून में अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। दूसरा है कोर्ट मार्शल से संबंधित। कोर्ट मार्शल का तात्पर्य है सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया फैसला। राष्ट्रपति उन फैसलों में भी माफी का अधिकार रखते हैं। और तीसरा है मृत्युदंड, सेंटेंस ऑफ डेथ। किसी को फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे भी माफ कर सकते हैं या उसकी सजा कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान अधिकार है उसके कई प्रकार है। कई प्रकार कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो पार्डन कई प्रकार के होते हैं, क्षमादान कई प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है। अब जो पहला है वो है पार्डन। पार्डन मतलब क्षमा। तो अगर इसको देखें तो यहाँ लिखा हुआ इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड, यहाँ एंड है, कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति अगर चाहें तो सजा को पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं। दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन से तात्पर्य इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को जो दंड न्यायालय के द्वारा दिया गया है, राष्ट्रपति उसमें परिवर्तन करके उसको कम कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, उसका रूप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तीसरा है रिमिशन। इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो आपको सजा मिली, जैसे आपको मान लीजिए सश्रम कारावास की सजा हुई है 25 सालों के लिए, तो राष्ट्रपति उसको केवल उसकी अवधि कम कर देंगे और कारावास सश्रम कारावास ही रहेगी, लेकिन अवधि 25 से हो सके 5 साल कर दे, 10 साल 20 साल कर दे, ये हो सकता है। एक चौथा प्रकार है रेस्पाइट। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन ऑफेंडर। रेस्पाइट कहने का तात्पर्य है कि अगर जिस व्यक्ति को सजा हुई है, सजायाफ्ता व्यक्ति विकलांग है या
वो गर्भवती महिला है, उस स्पेशल केस में राष्ट्रपति सजा को कम कर देते हैं, सजा की अवधि कम कर देते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल केस होना अनिवार्य है। एक चौथा है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या है? इट इंप्लाइज अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली दैट ऑफ डेथ, फॉर अ टेम्पररी पीरियड. Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the president. ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड हो गया है, फांसी की सजा हुई है, और उस स्थिति में राष्ट्रपति ने अगर के पास उसने अपील की और राष्ट्रपति ने उसको एक रिप्राइव वाले ऑप्शन के तहत माफी दी, उसमें क्या करेंगे राष्ट्रपति? उसमें करते यही है कि फांसी की सजा का जो वक्त है, जैसे मान लीजिए कल होना है, तो उसको एक्सटेंड करके अगले महीने के किसी डेट को कर सकते हैं, और ये बीच का जो गैप मिला, वो गैप उसे दोबारा अपील करने के लिए दी जाती है। तो कुल मिलाकर के क्षमादान के भी कई प्रकार हैं, जो 5 प्रकार अभी आपने स्क्रीन पर देखा। पहला है पार्डन, पूर्ण रूप से माफी मिल जाएगी। दूसरा है कम्यूटेशन, सजा का रूप छोटा कर दिया जाएगा, हल्का कर दिया जाएगा उसको। तीसरा है रिमिशन, इसमें सजा जो है वही रहेगी, सिर्फ उसकी अवधि कम की जाती है। चौथा है रिस्पाइट, रिस्पाइट स्पेशल केसेस में सजा का रूप बदला जाता है। और पांचवा है रिप्राइव, मृत्यु दंड के मामलों में ये सब होता है बेसिकली, और इसमें फांसी की तारीख जो है, जो डेट है, उसको एक्सटेंड करके कोई दूसरा डेट उसको दे दिया जाता है, बीच के समय में वो व्यक्ति फिर से दोबारा अपील कर सके। अगर अगले पावर की बात की जाए तो राष्ट्रपति का अगला अधिकार है इमरजेंसी पावर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपातकालीन अधिकार। आर्टिकल 352 के अनुसार प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी विथ द रिटन एडवाइस ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल भी 3 प्रकार के हैं भारत में। पहला है अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, एक बात आप ध्यान रखें, राष्ट्रीय आपातकाल नाम है, लेकिन इसको 2 तरीके से लागू किया जाता है। पहला तरीका है कि पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाए, और दूसरा तरीका है कि देश के किसी खास क्षेत्र में, वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई विलेज हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है, वहां नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी जाए। ये सवाल बार बार परीक्षा में पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी क्या केवल पूरे राष्ट्र के स्तर पर लागू होती है? तो इसका जवाब है नहीं, वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर भी लागू हो सकती है, और देश के भीतर किसी खास क्षेत्र में भी लागू हो सकती है। दूसरा है अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों के लिए है, और राज्यों में प्रशासनिक तंत्र और वहां की सरकार की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति वहां की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है आर्टिकल नंबर 360, अनुच्छेद 360। ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति को यह बोध हो, यह मालूम चले कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति देश में अब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल से संबंधित एक अलग वीडियो भी आपको मिलेगा, जिसमें इमरजेंसीज के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। इमरजेंसी संविधान का एक अलग चैप्टर है, और जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो उसमें बिल्कुल डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। अभी इस क्लास में चूंकि हम राष्ट्रपति के अधिकार को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें इमरजेंसी राइट्स जो है उसमें 3 प्रकार के इमरजेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस प्रकार अगर आज के सेशन को देखा जाए तो हमने राष्ट्रपति के बारे में ओवरऑल सब कुछ जो हो सकता है वो डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपको पूरा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहीं कोई दिक्कत है वो भी बताइए, और जो भी आपको समस्या है वो कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट किया जाता है, और टेलीग्राम के जरिए जुड़कर आप अपनी सारी समस्याएं जो कुछ भी विषय से संबंधित है वो हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है क्विज करवाया जाता है, आप उसमें शामिल भी हो सकते हैं, जो पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और
जो भी सुझाव आपके हैं वो आप जरूर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।